दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा 26 फरवरी को। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो एक का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगी, यानी कि प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि संख्यायिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो संख्यायिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो गॉटफ्राइड एकेनवाल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है दोस्तों? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल का है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही व्याख्या करना कठिन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि प्रास का अर्थ क्या है, यानी कि प्रास का क्या अर्थ है या क्या है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। तो किस वर्गीकरण का उदाहरण है दोस्तों? तो 6 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या कालिक हो जाएगा, मात्रात्मक हो जाएगा, स्थानिक हो जाएगा, गुणात्मक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 का जो राइट आंसर होगा वो गुणात्मक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया है कि किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को कहा जाता है। तो किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को कहा जाता है? तो 7 का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें क्या था? अवशीर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया कि आयात चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। जो आयात चित्र है तो वो किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं चित्र ठो। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया, संतत चर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 नंबर पूछा गया है कि सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग एवं प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको जो हम लोग कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में देखा है, उसको समांतर माध्य कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है। तो किस आंकड़े में बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है दोस्तों? समांतर माध्य हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य या बहुलक। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 11 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें पूछा गया है कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। तो मानक विचलन के सापेक्ष माप को हम लोग क्या कहते हैं। तो 12 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परास गुणांक भी होगा, विचलन गुणांक भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, किसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों से निरपेक्ष मान को लिया गया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 का राइट जो है इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माध्य विचलन हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 14 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचलन का गुणांक क्या होगा। तो ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको जितना भी रहेगा तो इसको आप लोग गुना कर दीजिएगा 2 से, तो 16 गुना 32 हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर कि सहसंबंध गुणांक 2 चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है। ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
रेखीय सहसंबंध। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है मेरे दोस्तों कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का माप क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 16 का जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा। ए नहीं होगा सॉरी दोस्तों, एक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है। तो हम लोग किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग कार्ल पियर्सन को कहते हैं, फिशर को, स्पीयरमैन या एडम स्मिथ को। तो मेरे प्यारे दोस्तों एडम स्मिथ हम लोग किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र के जनक को कहते हैं, भी याद कर लेना है, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीयरमैन। क्या हो जाएगा, तो स्पीयरमैन। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 18 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमत में औसत परिवर्तन को मापता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 19 में पूछा गया कि लेस्फियर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो उसे किसा क्या कहते हैं दोस्तों, तो 19 को राइट आंसर जो होगा वो आधार अवधि की मात्रा कहते हैं, ठीक है, आधार अवधि की मात्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि मंदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 20 का जो राइट आंसर जो होगा वो सरल सामूहिक सूचकांक भी होगा, सरल मूल्यानुपात सूचकांक भी होगा, ऑप्शन नंबर भारित सूचकांक भी, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने यदि 20 तक देखें तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को एग्जाम में अच्छा अंक लाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब। इसमें पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किस से संबंधित है। तो उद्योग से, कृषि से, सेवा से, विनिर्माण से। तो मेरे प्यारे दोस्तों 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि से है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। जो योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था और योजना आयोग को खत्म करके कौन सा आयोग बना दिया गया, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो 22 का जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होता है, तो सी हो जाएगा 1950। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ता है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि इसमें पूछा गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों, तो 24 का राइट आंसर 1900 क्या हो जाएगा, तो 91 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यार दोस्तों बढ़ते हैं अब 25 नंबर की ओर। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है। तो विनिवेश का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो होता है वित्त अनुशासन को बढ़ावा, आधुनिकीकरण में सहायता देना, ऑप्शन नंबर सी कि सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों, तो 1990 में, 1995 में, 1955 में, 2001 में। तो WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1995 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 27 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या होता है। ग्रामीण जनता क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, वो कृषि करते हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग ज़्यादातर देखेंगे ग्रामीण एरिया में तो कृषि ही लोग ज़्यादा करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कपास यानी कि कॉटन का, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 29 नंबर की ओर कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जो मनरेगा और नरेगा है उसको किस वर्ष पारित किया था, तो 2005 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है। तो इंजीनियर, कंप्यूटर, डॉक्टर या शिक्षक। तो देखो इंजीनियर जो है आदमी ही है, ठीक है, इसको मानव पूंजी में ही लगाता है। डॉक्टर भी, शिक्षक भी नहीं होगा, लेकिन मानव पूंजी जो करता है
वो कंप्यूटर में करता है ना, अपना पूंजी सब देता है कंप्यूटर खरीदने में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बस बोल सकते हैं कि 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंप्यूटर। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं कि मानव विकास है। तो मानव विकास क्या है? तो एक साधन, एक साधन एवं साध्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा? तो साधन एवं साध्य दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 32 नंबर की ओर कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की रूपान रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। परिवहन का विकास, शहरीकरण भी हो जाएगा, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 33 कर बढ़ते हैं कि आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है, जो आधारिक संरचना है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आता है, सिंचाई भी आता है, सड़कों का निर्माण भी आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष क्षेत्र में? इस ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो 1975 में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 35 नंबर की ओर कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या है? तो कम है, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बी होगा या सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ता है 36 नंबर की ओर कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति को रोजगार का क्या मिलता है? तो कार्य करते हैं उसको दिहाड़ी मजदूरी मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो गैर परंपरागत स्रोत में पूछा जाएगा, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा को हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 38 नंबर की ओर कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारित का सूचक है? स्वास्थ्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 39 नंबर की ओर कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, इसलिए इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की सार्क का गठन कब हुआ था? जो सार्क है उसका गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर